हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे नीट काउंसलिंग के बारे में। भाई साहब, एक वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन समेटना अपने आप में बहुत कठिन बात होती है। जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था मुझे लगा भाई इसको तो समझाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं उसी तरीके से मेरे को तो काउंसलिंग बताना पड़ेगा। अच्छी बात है, समझ लेंगे, एक एक बात समझेंगे, डिटेल में जाएंगे। लेकिन हमने अपने पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेलिस्ट तैयार करी है, तो अगर आप चाहते हैं तो इन वीडियोज को देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्वागतम मेरे भाई साहब। आज हमारा टॉपिक है नीट काउंसलिंग 2026। इसकी शुरुआत करें उससे पहले आप देवी जी लोगों को नमस्कार करें। तो डॉक्टर साहिबा लोग जहां मिलिएगा, डॉक्टर साहब लोग जहां मिलेगा, छूट जरूर देना भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूं। हाँ, इसके कोई पैसे तो मिल नहीं रहे हमें, है ना जी। हाँ, ऐसा है, कल को डॉक्टर बन जाओ, एमएसएमडी कर लो, डीएम कर लो, कहीं दिखाई नहीं तो एटलीस्ट चेहरा पहचान जाना। नहीं तो अरे सर आप कौन, ये भैया ये स्थिति ठीक नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए जी शुरुआत करते हैं। आपको सच बताऊं तो यहाँ थोड़ा समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। पहले हमें जानना पड़ेगा कि काउंसलिंग कितने तरीके की होती है। दो तरीके की काउंसलिंग मैं आपको बता देता हूं, एक है ऑल इंडिया काउंसलिंग और दूसरी है स्टेट काउंसलिंग। फिर इसके आगे चल के आपको और भी 3-4 तरीके की काउंसलिंग मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, तो ध्यान से पहले सुनते जाइए। मैंने काउंसलिंग को दो हिस्से में डिवाइड किया है। ऐसी काउंसलिंग जो इंडिया के उन कॉलेजेस को इंक्लूड करती है जहां पर बच्चा कोई भी जा सकता है, वो चाहे जिस स्टेट का हो, वहां कोई भी जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एम्स है, एम्स की इतने सारे कॉलेज खुले हैं, उनमें कोई भी बच्चा कहीं से भी जा सकता है, बस रैंक चाहिए। वहां पर कोई एज सच रिजर्वेशन या कोटा एज सच नहीं लगता कि स्टेट वाइज वो डिवीजन बना हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में, तो ये वाला रिजर्वेशन निश्चित रूप से लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इस काउंसलिंग में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें पूरे देश के सारे बच्चे जा सकते हैं। जैसे एम्स की जो 100% सीट्स हैं उन पर काउंसलिंग करवाई जाती है ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से दो जिपमर हैं, दोनों की काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आती है। स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए यूपी में एक कॉलेज है, उसको कॉलेज को फंड करता है, पैसा देता है यूपी गवर्नमेंट, तो वो तो किसका कॉलेज हुआ, स्टेट का कॉलेज हुआ। लेकिन उसका भी 15% कहां पर, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आता है। उसके अंदर पूरे भारत भर के बच्चे आ सकते हैं। हाँ, जो 85% बच गया वहां पर यूपी के बच्चे ही जाएंगे। और ऐसा सिर्फ यूपी वालों के लिए नहीं है, ऐसा हर स्टेट में हो रहा होगा। हर स्टेट के पास अपना एक स्टेट का कॉलेज है जिसके अंदर 15% सीट पर कोई भी आ सकता है और 85% सीट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिजर्व्ड है। अब आती है बात भैया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उसके 100% जो सीट्स हैं वो इसी के थ्रू भरी जाएंगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। जैसे एग्जांपल के तौर पर बीएचयू ले लेते हैं, आईएमएस है, तो वहां पर अगर जाना है तो उसकी सारी सीट्स पर कोई भी बच्चा जा सकता है, बस रैंक चाहिए होगा। बात समझ में आ गई। 100% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनकी सारी सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं। एएफएमसी में जितने भी आपके एमबीबीएस की सीट है वो भी इन्हीं के थ्रू भरी जाती है। अब भैया कई बच्चों को एएफएमसी नहीं पता होगा। एएफएमसी जो है भैया जी, ये फोर्स का अपना मेडिकल कॉलेज है। तो ये ऐसा नहीं कि काउंसलिंग में गए, पार्टिसिपेट किया, कॉलेज मिल गया और पढ़ने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करेंगे, काउंसलिंग की शुरुआत यहां से जरूर करेंगे। आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आफ्टर दैट वो अलग से स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे और इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद वो आपको सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप पैरेलल में कराते रहते हो काउंसलिंग, लेकिन ये भी प्रोसेस चलता रहता है। तो जो बच्चे यहां सेलेक्ट हो जाते हैं वहां रुक जाते हैं, बाकी बच्चे इस काउंसलिंग के अंदर के मिले हुए अपने जो भी एमबीबीएस या बीडीएस की सीट्स होंगी उन पे चले जाते हैं। इतनी बात समझ में आ ही गई होगी। आगे देखें, ईएसआईसी, ये समझ लो एक पर्टिकुलर कोटे की तरह काम करता है। जो देखिएगा यहां पर लिखा है स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी एंड सीट कोटा फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्संस अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये है ईएसआईसी। ठीक है, इस कॉर्पोरेशन के अपने कुछ कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस के 15% जो सीट होगी वो इसके थ्रू भरी जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जिसके पास ये कार्ड होता है उसको छूट मिल रही होती है। नॉर्मल बच्चा मान लीजिए कि 580 पर जाता है, तो अगर ये कार्ड उसके पास है, अंदाजे से बता रहा हूं कि वो 570 पर वहां चला जाएगा। 10 नंबर का डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस आप समझते हैं कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो एक बार घर में पता कर लें कि भैया कोई ऐसा है जिसके पास कोई ऐसा, मतलब पेरेंट है ना, मम्मी और पापा में केवल, यानी कि खानदान का किसी का ले आए। तो ईएसआईसी का अगर कोई क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय होगा, होता क्या है स्टेट के अंदर ना, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए ये बना हुआ है। आई थिंक इतनी बात समझ में आती होगी आपको। अगला देख लेते हैं, डीयू। डीयू क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि नाम आपने कुछ सुने होंगे, एमएमसी, एलएचएमसी, यूसीएमएस, और ये सब सबसे शानदार कॉलेजेस में आते हैं। मेडिकल कॉलेजेस की अगर लिस्ट बने तो इनमें ये बेस्ट कॉलेज में देखने को आपको मिलते हैं। और ये भाई साहब अपना ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर करवाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगला देखते हैं भैया, समझ में सब आ रहा है। जो आईपीयू की दो कॉलेजेस हैं उनका भी 100% सीट भरा जाता है ऑल इंडिया काउंसलिंग से। वो है भैया वर्धमान महावीर, है ना, मेडिकल कॉलेज एंड अटल बिहारी। तो ये दोनों कॉलेजेस जो है आईपीयू के, यहाँ की सीट्स किसके थ्रू भरी जाती हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है। इन काउंसलिंग को डिटेल में आगे फिर से बताया जाएगा, तो प्लीज ध्यान देते रहिएगा।
थोड़ा सा पार्ट सुन करके जजमेंट मत लेना, ये पूरी वीडियो सुननी ही पड़ेगी, तभी काउंसलिंग समझ आएगी। ये समझने वाली बात है, सच बात तो ये है ना। अगला देखेंगे, स्टेट लेवल काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। तो स्टेट लेवल में क्या है, वही जैसे यूपी का स्टेट है तो उसके अंदर के कुछ अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके 85% जो सीट्स हैं वहां पर केवल यूपी के बच्चे जा सकते हैं। इसी तरीके से बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट का अपना स्टेट का कॉलेज होगा वहां पर केवल और केवल 85% बिहार के बच्चे जाएंगे। इस तरह के बाकी स्टेट में भी काउंसलिंग अलग अलग होती है। आप जिस स्टेट के होंगे वहां भी आपकी काउंसलिंग हो रही होगी, तो आपको समझ में बात आ गई होगी। और वहां की 85% सीट्स आपके लिए हैं, केवल 15% सीट जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आती है। आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टेट के अंदर आते हैं उनमें मेरे भैया कौन आएगा कराने काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग। तो जो आपका स्टेट काउंसलिंग है उसके अंदर आप दो चीजें भर सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसके 85% सीट आपके लिए हैं, और 100% सीट जो प्राइवेट के अंदर है। कई जो स्टेट्स हैं वो ओपन स्टेट है और कई क्लोज्ड स्टेट्स हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ ओपन स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट का मतलब क्या होता है, इन स्टेट्स के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें पूरे भारत भर से कोई भी आकर के एडमिशन ले सकता है, कोई भी। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट्स जो है काउंसलिंग किसके अंदर आती है, स्टेट के अंदर। लेकिन ध्यान रखिए, काउंसलिंग तो कौन कराएगा, स्टेट। लेकिन वो स्टेट काउंसलिंग मान लीजिए कराई जा रही है यूपी के लिए, तो बाहर का बच्चा भी भर सकता है अगर उसको प्राइवेट में जाना है। हाँ, उनके इस वाले पर नहीं जा सकता, गवर्नमेंट में नहीं जा सकता, बट हाँ प्राइवेट वाले में जाना है तो वो स्टेट के अंदर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओपन का मतलब ये होता है कि इन लोगों ने अपने यहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस को ओपन कर दिए हैं कि पूरे भारत से कोई भी आकर एडमिशन ले ले। समझ में आई बात? ओके, लेकिन काउंसलिंग कौन करेगा, स्टेट का अपने लेवल का काउंसलिंग जो होगी वो करेगा। क्लोज स्टेट का है जैसे गुजरात है, गुजरात के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेज है, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेज की इतनी सीट मतलब टोटल 100% पर गुजराती बच्चे होंगे। उस तरह के गवर्नमेंट सीट जो होंगी 85% उस पर भी गुजराती बच्चे होंगे, बाहर का और कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये क्लोज स्टेट का मतलब है। तो ये दोनों टर्म्स किसके लिए बनाए गए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट के लिए नहीं बने ये, गवर्नमेंट ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बने हैं। लग रहा होगा ना मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा जी, नीट काउंसलिंग के बारे में यही बात है कि भैया देखो 85% तो स्टेट कोटा रहता है और 15% जो है ऑल इंडिया कोटे से भरा जाता है अगर किसी स्टेट का कॉलेज भरना है तो। अब आते हैं कि काउंसलिंग कितने तरीके की होती है। चलिए पहली काउंसलिंग पर बात करते हैं, दैट इज एमसीसी काउंसलिंग। ध्यान दीजिएगा, पीछे जो मैंने ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर के कॉलेजेस बताए हैं, इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है, एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, तो आप एमसीसी काउंसलिंग करवाएंगे। उसका नाम है एमसीसी काउंसलिंग। तो आपके काउंसलिंग का नाम क्या है, एमसीसी। ध्यान रखना, ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होता है समझाने के लिए कि उसके अंदर कितने कॉलेज हैं। तो वो जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेज में अगर आपको जाकर के किसी में भी एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, तो निश्चित रूप से आप एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही जाएंगे। इतनी बात हो गई। और जहां पर बीएससी नर्सिंग के प्रोग्राम्स हैं और जाना है तो उसके लिए एमसीसी काउंसलिंग कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर पर डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग। ये होता क्या, पहले ये समझो। ये जो है अपने यहाँ ये अलग से काउंसलिंग है। ये तो हो गया एमबीबीएस वाले बच्चे के लिए और बीडीएस वाले बच्चे के लिए। ये काउंसलिंग कराई जाती है बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस और बीएनवाईएस, मतलब इनको आयुष बोलते हैं। इन सबको क्लब करके आयुष नाम दिया गया है। तो आयुष के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे, आप एमसीसी के थ्रू नहीं जाएंगे। क्लियर है बात, एकदम क्लियर, क्योंकि इनके कॉलेज भी अलग ही होते हैं, अलग कॉलेज होते हैं, तो इनमें काउंसलिंग इसके थ्रू होगी। अच्छा जी, वीसीआई काउंसलिंग क्या है, ये आपने सुना होगा, बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स बनेंगे उनके लिए अलग से काउंसलिंग है, उसका नाम है वीसीआई काउंसलिंग। अब इस काउंसलिंग के अंदर कौन कौन आते हैं सुनते रहिए, धीरे धीरे नोट करते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस बच्चे को बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करना है वो इस काउंसलिंग के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस भरेंगे और कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है जी। अब आती है बात चौथे नंबर पर जिसका नाम है स्टेट काउंसलिंग। यहां से लेकर के यहां तक का एक तरीके से नेशनल लेवल की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया काउंसलिंग बोलते हैं इनको। अब आती है बात स्टेट काउंसलिंग। देखो ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्यों बोल रहा हूं, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो एमसीसी कराइए, अगर आपको आयुष में जाना है तो ये कराइए डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग, अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री में जाना है तो ये कराइए। इतनी बात समझना कि ये डिग्री के हिसाब से डिवाइडेड है काउंसलिंग। वेरी गुड सर, समझ में आया। इसी तरीके से आपके स्टेट के अंदर भी काउंसलिंग होती है और जो स्टेट की काउंसलिंग होती है वो सबको क्लब करके करा देते हैं। जैसे किसी बच्चे को एमबीबीएस लेना हो, बीडीएस लेना हो, आयुष लेना हो, तो सबके लिए एक ही काउंसलिंग है, अपने स्टेट की काउंसलिंग। कई बार कुछ स्टेट क्या करते हैं, एमबीबीएस बीडीएस की अलग काउंसलिंग और आयुष की अलग काउंसलिंग कराते हैं, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जिस भी स्टेट में है वहां पर। आई थिंक पहले बेसिक समझ में, ये है बेसिक। ये क्या है, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट काउंसलिंग पैटर्न। पहली बात क्या करना होगा, जैसे कोई बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है एम्स के अंदर तो वो क्या करेगा, वो एमसीसी काउंसलिंग करेगा, क्योंकि वो कॉलेज एमसीसी काउंसलिंग के अंदर आता है। यस सर। करने के बाद करेगा कैसे, पहले रजिस्ट्रेशन करेगा,
फीस का पेमेंट करेगा। पूरी फीस नहीं भरनी है, इनिशियल कुछ फीस होती है वो बता दूंगा अभी मैं, 5,000 या इस तरीके से अगर प्राइवेट में जाते हो तो 20,000। ठीक है, तो इस तरीके की जो कॉलेजेस होते हैं इनमें एडमिशन लेने के लिए कुछ थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है सीट को लॉक कराने के लिए। अब क्या करना है, वो कहेगा भैया कॉलेज की लिस्ट भरो। तो कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी होती है, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। जिसका नाम, जिस मेडिकल कॉलेज का नाम आप ऊपर लिखोगे, ठीक है, रैंकिंग में, वो अच्छा कॉलेज होना चाहिए। फिर उससे थोड़ा गंदा कॉलेज होगा, उसके नीचे, उसकी नीचे, गंदा तो क्या ही कॉलेज होता है, मतलब रैंकिंग वाइज उसके नीचे होना चाहिए। तो ऐसा कॉलेज जो आपको नहीं चाहिए उसको नीचे रखो, जो चाहिए वो बीच में, और जो ड्रीम कॉलेज है वो सबसे ऊपर, है ना। चांसेस अगर मिलने के होंगे तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन भरते वक्त अच्छे कॉलेज हमेशा ऊपर भरे जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। अब जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बन गई तो प्रेफरेंस को लॉक कर दीजिए। इसके बाद वो रिजल्ट बताते हैं कि आपको कौन सा मिला है कॉलेज, तो उसको बोलते हैं राउंड 1, है ना, ऑफ ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा, वही जो आपने को पीछे बताया, ऑल इंडिया काउंसलिंग या एमसीसी काउंसलिंग के अंदर, तो ये जो कॉलेजेस आते हैं उनका रिजल्ट आता है। उसी के पैरेलल अगर आपको स्टेट के अंदर के मेडिकल कॉलेजेस में भी काउंसलिंग करनी है, जो कि करनी चाहिए, छोड़ना मत, करनी चाहिए, तो वो करवाते रहना। तो पहले इसका रिजल्ट आता है, फिर राउंड 1 ऑफ स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। जब सब जगह का स्टेट का आ चुका होता है, फिर इसके बाद राउंड 2 शुरू होता है। तो कहते हैं चलो भैया यहाँ पे एमसीसी काउंसलिंग अंदर सब लोग चलो दोबारा फॉर्म भरो, तो सब फॉर्म भरते हैं दोबारा। यहां पर फिर से चॉइस की वही फिलिंग या ऊपर नीचे करना, यहां पर करने को दोबारा मिलेगा। ठीक है, दोबारा करना ही रहेगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद करने के बाद फिर स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको जहां लेना होगा आप एडमिशन लोगे, निकल जाओगे कि नहीं भैया हमारा तो हो गया, मेरे को कॉलेज मिल गया। जिन बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला वो अगले राउंड में दोबारा जाते हैं। तो इस तरीके से फिर राउंड 3 आ जाता है ना। राउंड 3 जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जितनी सीट्स बची हैं उनको क्लब करके आपको बताया जाएगा भैया इतनी सीट बची है, अब अपनी रैंकिंग इस हिसाब से सेट कर लीजिए। तो अलग से दोबारा इस राउंड के लिए भरना पड़ेगा। यहां पर क्या होता है, हर राउंड में आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी पड़ेगी। एक बार भर दिया वो बार बार नहीं चलेगी, बार बार भरनी रहेगी, इसके लिए दोबारा भरवाएंगे। और यहां पर जो आपको मिल जाएगा वो कॉलेज आपको लेना ही होगा, छोड़ नहीं सकते आप। जो मिल गया वही लेना पड़ेगा कि आपका अब ये कॉलेज रहेगा। ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया तो अगली बार तुम्हें वो बैठने नहीं देंगे नीट में। ऐसा भैया इनके अंदर डाटा, जब वेबसाइट खुलती है तो उसके नीचे वो छोटा सा लिखते हैं, और अभी तो कहीं भी पीडीएफ में लिखा भी नहीं रहता है। तो इसलिए जब आप इस राउंड तक पहुंचे, जो कॉलेज मिल जाए संतोष करिए उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमसीसी काउंसलिंग को दोबारा समझा देता हूं मैं, बार बार इसलिए समझाऊंगा कि मुझे पता है बच्चे को दिक्कत होती है। एमसीसी काउंसलिंग में 15% सीट्स रिजर्व्ड होती है हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। जो स्टेट का कॉलेज होगा उसका 15% सीट ये रिजर्व रखेंगे, किसके लिए, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। रिजर्व का मतलब होता है, अभी समझाया भी था जो, कि उस 15% में पूरे भारत का कोई भी बच्चा आ सकता है। लेकिन हाँ, 85% पर एडमिशन लेना है किसी स्टेट के गवर्नमेंट के कॉलेज को, तो वहां का स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी, आप उस स्टेट के होने जरूरी हैं। अच्छा सर, समझ में आया। आप सुनो, एमसीसी के अंदर ये जो कॉलेजेस हैं, जैसे 20 एम्स हो गए, मान लीजिए जिपमर हो गया, पुडुचेरी जिपमर ये हो गया, बीएचयू है, एएमयू है, इसी तरीके से जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया है। इसके अंदर भी ना थोड़ी सी क्या होता है कि कुछ सीट्स जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्व्ड है और कुछ ओपन होती है। उस सीट पर काउंसलिंग जो है एमसीसी कराती है। तो इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो इनकी सीट्स पर आप किसी भी स्टेट के हो आराम से काउंसलिंग करा सकते हो। इसी को बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि एमएमसी, एलएचएमसी, है ना, यूसीएमएस, इन सब में एडमिशन अगर आपको लेना है तो इन सब में भी ध्यान दीजिएगा, इन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं इसी एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स पर आप ले सकते हैं एमसीसी काउंसलिंग से, है ना। ईएसआईसी के 15% जो कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं ना, उस कॉलेजेस के 15% सीट्स पर आप एडमिशन ले सकते हैं इस काउंसलिंग के थ्रू। एएफएमसी तो यहीं से रजिस्ट्रेशन यहीं से होता है, बाद में जो 2 प्रोसेस होता है कि वो आपको छांटेंगे, इंटरव्यू कराएंगे, ये सारा काम एएफएमसी खुद करता है रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन रजिस्ट्रेशन यहीं से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक यहां तक की बात पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई। तो ये है एमसीसी की बात। नेक्स्ट आती है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में जो 15% चला गया तो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, अब बचा हुआ जो 85% है वो स्टेट का डोमिसाइल जो बच्चा होगा, उस स्टेट का जो बच्चा होगा उसके लिए है, तो वहां पर काउंसलिंग करा सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस की 100% जो सीट होती है वो करा सकता है। डेंटल की जो कॉलेजेस होते हैं उनमें भी 100% सीट्स पर स्टेट काउंसलिंग होती है। ठीक है, स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पे भी स्टेट काउंसलिंग लागू होती है। आई थिंक ये पूरी बातें समझ में आ गई। फिर पीछे मैंने 2 हिस्से में बताया, कुछ स्टेट ओपन है, कुछ स्टेट क्लोज्ड है। ये किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, प्राइवेट कॉलेज के रिस्पेक्ट में। जैसे यूपी का अगर कोई कॉलेज है तो उसमें पूरे भारत का कोई भी बच्चा आकर के एडमिशन ले सकता है प्राइवेट कॉलेज में, बट यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं ले सकता यूपी के। समझ में आया, सिर्फ वो 15% सीट पर ले सकता है। 85% सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रिजर्व्ड होंगी यूपी के बच्चे के लिए, अगर वो यूपी का है। इसी तरीके से बाकी स्टेट पर भी आप कह सकते हैं। अब ये वीसीआई काउंसलिंग में देख लीजिए, ठीक है, राजस्थान के कुछ कॉलेज हैं, उत्तराखंड के कॉलेज हैं, झारखंड के कॉलेज हैं, तो आप इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, इसी एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। इनके जो वेटरनरी साइंस के जो कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन लेते हैं इस काउंसलिंग के थ्रू। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है भैया AA CCC।
इसमें भी ना तरीका वही है, आयुष के अंदर जाना है। आजकल जो बीएमएस है उसकी औकात अच्छी खासी बन गई है बाजार में, क्योंकि है इंडिया, इंडिया ही छोड़ो पूरे दुनिया में अब फैल रहा है, क्योंकि योगा फैल रहा है। हमने ही अच्छा खासा ब्रांडिंग करिए, अच्छा बात है। उसके थ्रू जो बच्चा अभी किसमें आयुर्वेद में अच्छा खासा ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर्स कर ले, तो उसकी अब थोड़ी सी हम कह सकते हैं पूंछ बढ़ गई है, मतलब रेपुटेशन बाजार में बढ़ गई है। आज की डेट में ये कहा जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो अगर आपको इस काउंसलिंग के अंदर एडमिशन लेना है तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से कॉलेज में आप जा सकते हैं। पहले तो जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनमें इन डिग्रीज में आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर वो स्टेट का कॉलेज है तो उसकी 15% सीट पर आप इसके थ्रू जाएंगे, लेकिन डिग्री कौन सी रहेगी, ये यहां एमबीबीएस नहीं होगा, यहां बीडीएस नहीं होगा, यहां इन डिग्रीज में एडमिशन ले सकते हैं आप। समझ बात आ गई? ओके। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां की 100% सीट्स पर एडमिशन इसी काउंसलिंग के थ्रू होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी इसी काउंसलिंग के थ्रू होगा, लेकिन डिग्री क्या होगी, आयुष की डिग्री होगी। आयुष में कौन कौन से लोग आते हैं पीछे हमने बता दिया है आपको, ये रहे नाम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। और कुछ स्पेशल कोर्सेस होते हैं जैसे बी फार्मा इन आयुर्वेदा, तो इसमें भी एडमिशन लेना है तो भैया जी इसी काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ता है। आई थिंक पूरी बात क्लैरिटी के साथ समझाई जा रही है। अब जैसे हमने ये जो आयुष की काउंसलिंग करवाई ना, वो अभी वो मैंने नेशनल लेवल की बात करी है, ये सब नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं, उनका एडमिशन करवा रहे हैं, लेकिन हर स्टेट में अपना भी तो कुछ कॉलेज होगा आयुष का, तो वहां पर एडमिशन के लिए स्टेट काउंसलिंग आपको करवानी पड़ेगी। अब ये भी उसी तरीके का ही है कि मान लीजिए कोई यूपी में कॉलेज है आयुर्वेदा का, या बोल लीजिए इस आयुष के अंदर आने वाले जो कॉलेजेस हैं, जो स्टेट के अंदर, अगर यूपी के स्टेट का एक कॉलेज है जो कि आयुष की डिग्रीज की पढ़ाई कराता है, मतलब इन डिग्रीज की पढ़ाई कराता है, तो उसके 85% सीट पर आपको एडमिशन लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा, अपने स्टेट के आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। एग्जैक्टली सेम है यार, जैसा उधर था वैसा इधर आ गया बस। ठीक है, तो 100% प्राइवेट पे आप जा सकते हो, 85% स्टेट कोटा के थ्रू जो सीट्स मिलती हैं उन पे भी स्टेट आयुष काउंसलिंग लागू होगी या चलेगी। इसी तरीके से बाकी भी देख सकते हैं आप चाहो तो एक बार पूरा रीड कर लो, या एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, या पीछे वालों का भी ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं भैया फी पेमेंट पर। देखिए यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हैं, यहाँ पर लिखा है कि आप किस कॉलेज में क्या अपनी काउंसलिंग करा रहे हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फीस है, फिर इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है। ठीक है, जैसे देखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरल ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए दैट इज 10,000, ओबीसी एससी एसटी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5,000, लेकिन अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो सारी कैटेगरी के लिए एक ही क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि रिफंडेबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए यहां पर लगेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग इसको देख रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, उनके पास पक्का 2 लाख रुपए होगा, क्योंकि ये बहुत महंगा रहता है वैसे भी। ठीक है जी, हाँ, इसके थोड़ी बातचीत समझाता हूं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर कंडीशन क्यों लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे ही समझाने वाला हूं, डोंट वरी। अब देखते हैं भैया कैसे ये काउंसलिंग होगी। मैं एमसीसी काउंसलिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये रही हमारी वेबसाइट www.mcc.nic.in, इसी पर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना रहता है। तो रजिस्ट्रेशन करिए, फीस का पेमेंट करिए, जो फीस हमने बताया है वही फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। फिर अपनी चॉइसेस को क्या करते हो, पहले बनाते हो, देखते हो, मॉडिफाई करते हो, फिर इसको लॉक कर देते हो। लॉक नहीं करोगे तो अपने आप वो जो आप बनाते हो वही लॉक करके आगे चला जाता है। ठीक है जी, आपने क्या किया, चॉइसेस फिल कर दी कॉलेजेस की, फीस आपने पेमेंट कर दी, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फीस तो देना ही है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट का यहाँ पे मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना, जो पहले ही देना है। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, आपने चॉइसेस फिल कर दी, अब जो है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे अच्छा मुझे सीट अलॉट हो गई है, अलॉट हो गई तो अच्छी बात है, और आपको लग रहा है कि मुझे वही कॉलेज चाहिए, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। वहां पर जाइए, कॉलेज तुरंत जाइए, विजिट करिए, विजिट करने के बाद वहां एडमिशन ले लीजिए, आपका काम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए क्या, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट वहां पे जाते हैं। अब आपको लगता है कि यार ये कॉलेज बड़ा घटिया है, काम करते हैं, हम जो है अगले साल आएंगे दोबारा, अभी हम नहीं कर रहे, हम दोबारा पढ़ाई करेंगे, फिर हम एग्जाम देंगे, फिर हम काउंसलिंग में बैठेंगे। तो उसके लिए फ्री एग्जिट कहते हैं, आप निकल सकते हैं फर्स्ट राउंड में से। आपने मान लीजिए कि 5,000 रुपए जो पीछे था ओबीसी वाले बच्चों के लिए, जनरल के लिए 10,000 या 2 लाख रुपए, वो जो भी आपने दिए थे वो आपने पैसे लिए और निकल गए भैया। आपने बता दिया मैं फ्री एग्जिट कर रहा हूं, मैं अगले साल आऊंगा, मेरे को इस साल कॉलेज नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट, ध्यान से समझ लो। एग्जिट जो फ्री है, जो आपका पैसा कट नहीं हुआ, काउंसलिंग के लिए जो आपने पैसे दिए थे वो कट नहीं हुए, जो आपने वो 2 लाख 5,000 या 10,000 दिए थे कैटेगरी के हिसाब से अपने, वो कट नहीं हुए, वो पूरे मिल गए थे, तो कहते हैं फ्री एग्जिट करना। या आपको लगता है यार ये कॉलेज मिला, चलो राउंड 2 के लिए देखता हूं कि क्या अपग्रेड हो पाएगा क्या, तो अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अपग्रेडेशन करवा लेते हैं फिर इसके बाद। ठीक है, अब ध्यान रखना, अपग्रेड करने के लिए आपको विलिंगनेस का फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म के बाद आप फिर जब राउंड 2 ओपन होगा, फिर से आओगे, चॉइस की फिलिंग वगैरह करोगे, लॉक करोगे, तब आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है भैया, आप राउंड 2 में आ गए।
ठीक है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी दोबारा, किसके लिए? राउंड 2 के लिए। अब राउंड 1 में जो आपने किया था उससे इनको कोई मतलब नहीं है, राउंड 2 में कह रहे हैं दोबारा करो तो दोबारा करना, जो कहे वही मानना पड़ेगा भैया। ठीक है, अब क्या होगा, राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपको अलॉट हो गया, आपको लगता है वहीं जाना है, तो भैया जी अब क्या करिए मेरे भैया, यहां पर एडमिशन ले लीजिए, फीस भरिए, पढ़िए लिखिए वहां पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हमको तो पैसा वापस दो, हम अगले साल फिर आएंगे, तो कहेंगे अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। मतलब फ्री एग्जिट का ऑप्शन केवल राउंड 1 में है, राउंड 2 में आपको पैसा वापस नहीं मिलता है। कौन सा? जो आपने दिया, वो 2 लाख 5,000 या 10,000 अपनी किसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से या कॉलेज के हिसाब से। बात समझ में आ गई? कब नहीं देंगे? राउंड 2 में, राउंड 1 में दे देते हैं। तो फ्री एग्जिट अलाउड है ओनली इन केस ऑफ राउंड 1। राउंड 2 में अगर आप एक बार पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो इसके बाद वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। ठीक है, अब आपको कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, तब तो वो जो पैसा है वो एडजस्ट हो जाएगा आपकी फीस में, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ रिलीव, ज्वाइन अपग्रेडेड कॉलेज और कंटिन्यू। ठीक है, अगर मान लो ये मिल जाता, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे वही शुरुआत से मैं दोबारा बात बताऊंगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर अपना फीस भरिए, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दीजिए, चॉइसेस की फिलिंग करिए, सबमिट कर दीजिए, चॉइसेस को लॉक कर दीजिए और वेट करिए रिजल्ट का, है ना। प्रोसेस हो जाएगा, फिर राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। राउंड 1 का रिजल्ट आ गया और आपको लगा मेरा तो कॉलेज बड़ा बढ़िया है, वहीं पर एडमिशन ले लो, कुछ नहीं करना। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को मजा नहीं आया, सीट तो अलॉट तो हो गई, ठीक है, आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट जरूर जाइए। हाँ, ये भी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि भैया सीट मिल गया हम घर बैठे, नहीं, तुरंत पहुंचो कॉलेज कि अच्छा ये मिला है, जाओ वहां पर रिपोर्ट करो कि भैया मैंने ये कॉलेज रिसीव किया, यहां पर मैं पढ़ूंगा। ये बात इनको सबमिट करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। एडमिशन की फॉर्मेलिटीज हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज की अपनी, वो जाकर के वहीं पे ऑफलाइन में जाके, मतलब वहीं पे सामने सामने जाके निपटाना पड़ता है। ठीक है जी, लेकिन आप चाहते हो नहीं भैया हमको ये सब नहीं करना, हम कॉलेज वाले नहीं जाएंगे, हम अगले साल फिर से काउंसलिंग में बैठेंगे, दोबारा नीट का एग्जामिनेशन देंगे, तो ये इसको कहते हैं फ्री एग्जिट। आप अपना पैसा लीजिए जाइए, आपने जो दिए थे पैसे लीजिए जाइए, राउंड 1 की बात हो रही है। अच्छा, ये बात समझ में आई। लेकिन आप चाहते हो सर हमें इंस्टीट्यूट तो मिल गया, वो तो मिला ही है, वो तो डन है तुम्हारा, वो तो तुम्हारा है ही है, लेकिन तुम चाहते हो अपग्रेड हो जाए, तो ध्यान रखना, अब अपग्रेड करने के लिए तुम फॉर्म भरते हो। अपग्रेड करने के बाद अगर तुम्हें कॉलेज दूसरा मिल गया तो तुम्हारा पुराना कॉलेज तुमको छोड़कर दूसरे कॉलेज में तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर पहले वाला कॉलेज तुम्हारा नहीं रहा, अब राउंड 2 में मिला हुआ कॉलेज तुम्हारा होगा। क्लैरिटी आई कुछ? हाँ, ये भी ध्यान रखना। तो आप क्या कर रहे हो, ध्यान सुनिएगा, राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन करा रहे हो, है ना, विलिंगनेस फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है। ठीक है, फिर कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट मिल गया वहां पे आप पढ़ने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक राउंड 2 का रिजल्ट नहीं आता तभी तक। आ गया कुछ मिल गया तो वहां दूसरे कॉलेज जाना पड़ता है, फिर पहले कॉलेज को बताना पड़ता है कि भैया हमको जाना है, हमें छोड़ दो, रिलीव कर दो, मैं अगले वाले में जा रहा हूँ, रिलीविंग लेटर बनवाते हैं, तब आप दूसरे कॉलेज जाते हो जहां पर आपको राउंड 2 के अंदर मिला हो। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये मैंने आगे का समझा दिया, बाकी आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि यार राउंड 2 का मैंने समझा दिया आपको, लेकिन चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि यार एक बात बताओ सर, कि मान लो मैं पहली काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, कुछ समस्या होगी, मेरे पास 20,000 या 5,000 या 10,000 नहीं था, मैं चाहता हूं राउंड 2 में आ जाऊं, हाँ आ सकते हो, स्वागत है आपका, एकदम फ्रेश कैंडिडेट यहां पर आ सकता है, शुरुआत कर सकता है। और ऐसा बच्चा जो पहले फ्री एग्जिट ले चुका था, जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे को नहीं, यार मेरे को इसी साल ले लेना चाहिए, मान लो दोबारा दिमाग घुमा, क्योंकि इसमें गैप रहते हैं डेज के, कुछ दिनों में तो आपका दिमाग घुमा, नहीं मेरे को दोबारा करना चाहिए, तो आपने राउंड 2 में दोबारा आकर के रजिस्ट्रेशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोनों टाइम, क्योंकि आपने फ्री एग्जिट करा लिया है, आपने पैसा मांग लिया, तो आपको पैसा यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसा दिए एंट्री ही नहीं है आगे की तरफ। ऐसे नए कैंडिडेट हो तब भी देना पड़ेगा। अब जो राउंड 1 वाला है उसका तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है उसको, फीस उसने दे रखी है। नई चीज क्या करानी होती है, उसका नाम है चॉइस फिलिंग को रीऑर्डर करना, या दोबारा भरना कहता है, रीऑर्डर छोड़ो दोबारा भरना पड़ता है। ठीक है, यही बातचीत यहाँ पे करी गई है, देख सकते हो। आगे की बातें देख लो, सीट का अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, अगर अलॉट हो गया तो क्या करना है, ये बातें मैं एक्चुअली बता चुका हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अगर राउंड 2 में आपको कोई सीट मिल गई और लिखा है इफ अपग्रेडेड, मान लो आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया, एक जो भी नॉर्मल कॉलेज था उसे एक अच्छे कॉलेज में आप चले गए, तब क्या है, कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज, जाके रिलीविंग लेटर बनाना होता है, भैया हमको रिलीविंग लेटर दे दो, मैं जाके दूसरे कॉलेज में दूंगा और उनको बताऊंगा मैं पहले एडमिशन जहां लिया था वहां से मैं आ चुका हूं, अब तुम्हारे यहाँ पढ़ूंगा मैं। तो ये हो गई बात, राउंड 2 के कॉलेज को ज्वाइन करना, और ये कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा भैया। ठीक है, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड, अगर आप गए ही नहीं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट गायब, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस भी नहीं मिलेगा और आपका सीट भी नहीं रहा। अगली काउंसलिंग में जाने से पहले सब काम इसलिए करना पड़ता है, कॉलेज जरूर जाइए जब भी मिले, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, है ना, पूरी फॉर्मेलिटीज कर लीजिए। लेकिन आप चाहते हो सर अभी राउंड 2 वाले में, ठीक है, रिलीविंग लेटर मैं मान लेकर के 2 में आ गया, मैं 2 में पढ़ने लग जाऊं सर, पढ़ने लग जाऊं, लेकिन आपका मन कर रहा है सर एक बार और अपग्रेड करा लूं, क्या करा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको फॉलो करना है, दैट्स इट। तुमने दोबारा भैया विलिंगनेस के लिए भर दिया, आपने विलिंगनेस दे दी अपग्रेड करने के लिए, मतलब अपनी इच्छा जाहिर करती, ठीक है, राउंड 3 में आ गए, फिर से राउंड 3 में वही कहानी होती है, पता है क्या, राउंड 3 में फिर वही कहानी, फिर आपने क्या करा, दोबारा भरा, फिर जाकर के सीट का अरेंजमेंट करा, क्योंकि भर तो रखा ही आपने, रजिस्ट्रेशन आपका हो ही रखा है, केवल क्या करना है, सीट को दोबारा भरना पड़ेगा, या उसको ऐसे बोलो कि प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज की दोबारा बनानी पड़ेगी, वो दोबारा करना ही पड़ता है, हर राउंड में करना पड़ता है। ठीक, सेम प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन यहां पर आइए, ये बात समझना जरूरी है कि राउंड 2 में ऑप्ट
आउट ऑफ राउंड वन सीट। ये क्या है? वही लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कि आप कॉलेज मिलने के बाद गए नहीं, तो आपका पैसा वापस नहीं देंगे वो लोग। तो 2 दिन के अंदर-अंदर जाना रहता है कॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट रहे आपके लिए, ठीक? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप प्लीज़ देख लीजिएगा, सेम बात है, मतलब राउंड 3 में भी सेम ही बात होती है, ठीक है? राउंड 3 का आउटकम देख लीजिए। आउटकम क्या हो सकता है कि अगर सीट आपको अलॉट हो गई, ठीक है? तो अच्छी बात है ना? लेकिन आप चाहते हो और अपग्रेड करा दूँ, तो एक लास्ट में जो राउंड होगा स्ट्रेट राउंड, उसमें भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक? अगर अलॉट हो गई तो, ठीक? अब फिर आप सोचते हो कि यार सीट 3 में जो अलॉट हुई थी, उसको डज़ नॉट जॉइन, आपने जॉइन नहीं किया। तो भैया जी, ये बात ध्यान रखना, यहाँ दिक्कत होगी। एग्ज़िट विथ, देख रहे हो, एलिमिनेट कर देंगे वो, निकाल ही देंगे तुमको यहाँ से, अगले राउंड में जाने ही नहीं देंगे। तो ये कुल मिला के ये कह रहे हैं कि तुम कॉलेज ज़रूर जाओ। ओवरऑल इनका देखो, जब भी देखोगे इनका यही है कि तुम कॉलेज ज़रूर जाओ एक बार, रिपोर्ट कर लो, ठीक है? आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक? रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन, वही बात बार-बार लिखी जाएगी। मतलब मैं क्या ही एक ही बात 10 बार पढ़ता हूँ, ठीक? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं स्ट्रेट राउंड में। यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन सबको करना है। दोबारा सुनिए, अब तक हमने राउंड 1 से राउंड 2 आने में, राउंड 2 से राउंड 3 आने में नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जिसने शुरू में शुरू किया था, उसने एक बार रजिस्ट्रेशन किया, अब वो चॉइस की फिलिंग को दोबारा भरता है। समझ में आई? लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट राउंड में एकदम शुरू से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का, फिर सीट अलॉटमेंट का। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? जिसको इसके अंदर जाना होगा, पहले के जो चॉइसेस भरे इनको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फिर आपको सीट अलॉट होता है तो ये कंडीशन जो भी होंगी, और यहाँ ध्यान रखना जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सावधान, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो अगले साल नीट में बैठकर भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। ये कहने का इनके मतलब होता है, ठीक है? ये शुरू में लिखते नहीं है, बाद में काउंसलिंग कराते वक्त नीचे छोटा सा लिख देते हैं, फिर बच्चों को समझ में भी नहीं आता उस समय, ठीक है? आई थिंक बात समझ में आ गया होगा। ओवरऑल करना क्या है? ये रहे डॉक्यूमेंट्स, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चाहता हूँ ले लीजिए, ठीक है? चलिए भैया, ले लिया। गैप का एफिडेविट बनवा लेना, बहुत आसान होता है ये, मतलब ये नहीं कि बहुत ही भारी काम हो गया। तो ₹100 का स्टाम्प होता है, उस पर लिखा रहता है कि हमारा गैप हो चुका है, दैट्स इट। ये कोई बिग डील नहीं है। गैप का सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये तो आप समझ ही रहे हैं क्या-क्या लिखा हुआ है। तो इनमें मेरे बताने जैसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से मैं बताऊँगा, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, और अगर किसी की कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो वो भी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, जो जिन बच्चों ने, जैसे मान लो कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है? तो वो भैया 1 अप्रैल के बाद का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, बाकी कॉमन मिस्टेक्स क्या नहीं करना है, यहाँ पर सामने आपके हमने रख दिया है कि कई बच्चे काउंसलिंग के बारे में जानते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता कॉलेज जाना भी होता है। भैया तुरंत कॉलेज पहुँचना, जिस दिन आपको पता चल गया, अगले 1 दिन 2 दिन में कॉलेज पहुँचिए, वहाँ पर उनको बताइए कि भैया हमारा ये आया हुआ है आपका कॉलेज, वो आपको समझ लेंगे, हाँ ठीक है, आप चलिए एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा दीजिए। तो कंप्लीट करवाइए जो कहें वो, ठीक है? इस तरीके से बाकी चीज़ें देख लें, डॉक्यूमेंट को गलत ना फिल करें। यार ये बाकी समझदार लोग हो यार, इतने पगले नहीं हो। स्टेट काउंसलिंग को इग्नोर नहीं करना है, ये कई बच्चे करते भी हैं, क्योंकि रैंक जब ठीक आ जाती है तो नशे में आ जाते हैं। ठीक है जी? चलिए लव यू ऑल, मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। बाकी आप बताइए किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी है? नमस्कार।